अच्छा, पेपर भी डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि आपके बायो के पेपर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बायो का पोर्शन होता है 80 मार्क्स का, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके जूलॉजी से रिलेटेड होते हैं, यानी एनिमल से रिलेटेड। तो प्लांट से रिलेटेड आपके कम क्वेश्चन होते हैं, फिर जनरल बायोलॉजी के यानी बायोटेक्नोलॉजी के हो गए, ये भी होते हैं। तो जूलॉजी का पेपर हम देख लेते हैं कि इसका क्या पैटर्न होता है, किस क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मे बी आप लोगों में किसी ने जूलॉजी में भी अप्लाई किया हुआ हो। अच्छा, आज लीड इंट्रोडक्शन तो करवाएं जरा सारे। अनम हमीद, आप क्या एजुकेशन है और आप क्या जूलॉजी दोनों पे अप्लाई किया हुआ है? मैम मैं एमफिल कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मैंने अच्छा, तो बायोलॉजी में आपकी अप्लाई किया। एमएससी किसमें है? मेरा बीएस था, बायोटेक्नोलॉजी में ही है, जीसी से मैंने किया था और अब मैं बायोटेक्नोलॉजी, बीजीयू से कर रही हूँ। जी ठीक है। फायजा एहसान, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम एमफिल बायोकेमिस्ट्री। ओके, और बीएसबी बायोकेमिस्ट्री में आप? जी बीएस बायोकेमिस्ट्री में, एमफिल बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा, और और मैंने सबाहत बायो आप? वाली, हाँ जी, आप लोग तो सिर्फ एलिजिबल है ना बायो पे। सबाहत आप बताएं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? या सना आप बता दें। सना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैम मैंने एमफिल किया हुआ है बायोलॉजी में अच्छा, बायोलॉजी में। और अभी रिसेंटली मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, स्कूल एजुकेशन में। जी बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपने एमफिल किधर से की है? एरिड यूनिवर्सिटी से मैम, अच्छा, रावलपिंडी। वहाँ मतलब बायोलॉजी में भी करवाते हैं, प्योर बायोलॉजी में भी? जी बायोलॉजी में भी तो करवाते हैं। एमएससी की बायोलॉजी में? जी एमएससी भी मेरी बायोलॉजी में है। अच्छा, चलें ठीक है, ये तो अच्छा है, आपके लिए इजी होगा एज कंपेयर टू बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वालों के मुकाबले में। चले खैर, हम करते हैं इसको। मैं जूलॉजी का पेपर आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आप लोग चाहे बायोकेमिस्ट्री के, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी, तो इसका मेजर पोर्शन होता है पेपर में। डैश इज द अमाइनो एसिड व्हिच इज लॉस्ट इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली। इसमें आपका एक अमाइनो एसिड लूज हो जाता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। अमाइनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। इसका राइट आंसर ये है। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है लिविंग डैश आर स्केल लेस। इनमें से कौन सी ऐसी फिशेज है जो स्केल लेस होती हैं, जिन पर कोई स्केल नहीं होती? तो शार्क जो है वो स्केल लेस फिश है। इन द डैश शीट अराउंड सराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड जो शीट है उसको कहते हैं पेरिन्यूरियम, बी पर जो ऑप्शन है। उसके बाद काल्मोडोलिन असिस्टोलिक प्रोटीन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हैज फॉर कैल्शियम हेनरी मैथ का क्वेश्चन है, हैज डेसिमल वैल्यू इक्वल टू, तो ये कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर ये 128 वाला है आखिरी। Some mineral are needed in relatively large amount and are called macronutrients। ठीक है, आप उनको कहते हैं माइक्रो मिनरल या मैक्रो मिनरल, क्योंकि मैक्रो का वर्ड उसने यूज कर दिए, तो इनको हमें ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। चेंज द नरेशन, द फादर सेड इफ यू डू नॉट वर्क जी सॉरी, मैंने ये थोड़ा सा। अच्छा, नरेशन क्या है कि द फादर सेड इफ यू डू नॉट वर्क उस्मान यू विल फेल। The father told Usman that if he did not work, he would fail. Usman that if he भी लगाए मैंने डिफरेंट जगहों पे, तो इट मींस के पंक्चुएशन मार्क जो होता है ना इंग्लिश के सेंटेंस में, वो भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज है। तो
फादर ने उस्मान को कहा कि इफ यू डू नॉट वर्क उस्मान यू विल फेल। द फादर वांट उस्मान दैट इन केस, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। द फादर वांट उस्मान, ये जो ये सही है। द फादर दैट इफ ही वाला स्टेप वो एनर्जी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, फोटोरिसेप्टर होते हैं आपके को सेंस करते हैं, तो ये हाइपर पोलराइज हो जाते हैं जब इनको लाइट मिलती है ना बहुत ज्यादा। स्टिमुलस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम। इंसेक्ट बिलोंग टू क्लास, इंसेक्ट बिलोंग करते हैं क्लास हेक्सापोडा। ये फाइलम आरा की क्लास पोडा है। पोडा मींस 6 का ये फीचर। इंसेक्ट हैज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स, तो आप कहेंगे 3 पेयर ऑफ लेग्स। ये इसके होते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट की बॉडी के 3 सेगमेंट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर का मकसद क्या है? ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। द यूनिवर्सल ब्लड डोनर, आपको पता है कि ओ इज अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर। डैश अकर्स इन द यूकैरियोट बट नॉट इन प्रोकैरियोट। स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म अगर आपको थोड़ा सा भी पिछला किसी ने लेक्चर लिया हो तो याद हो, जो क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला था, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात हुई थी, तो उसमें एक स्टेप आया था जिसका नाम था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या आरएनए स्प्लाइसिंग। कि जब डीएनए से आरएनए तैयार होता है जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो वो आरएनए मैच्योर नहीं होता, उस कुछ स्टेप से गुजरकर अपने आप को मैच्योर करने की जरूरत पड़ती है, तब वो आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो उस मैच्योरिटी की फेज को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। कि आरएनए के ऊपर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि किसी भी प्रोटीन को एनकोड नहीं करते, उनका बीच में से कट जाना जरूरी होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं। और स्प्लाइसिंग के अमल को करने वाले एंजाइम को कहते हैं। और वो जो हिस्से कट जाते हैं उनको इंट्रॉन्स कहा जाता है। इंट्रॉन वो होता है कि आरएनए में से कौन से वाले हिस्से कट जाते हैं, तो यहाँ पर वो आपको इंट्रॉन का ऑप्शन भी देगा, एक्सॉन का भी देगा और 2 ऑप्शन और देगा। तो इंट्रॉन वो पार्ट है आरएनए के जो किसी भी प्रोटीन को एनकोड नहीं करते और वो काट दिए जाते हैं बाय स्प्लाइसिंग। और ये फिनोमेना सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में ये मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी ये पेपर जो है ना 2020 का पेपर है, अभी रिसेंट जो हुए थे उसका पेपर है ये, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में ना जी जो जी पीसीएम होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, इसमें जो इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस। रीजन, बिल्कुल जी तो जी फिर हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और जो एक्सॉन्स होते जी हैं उसको आपस में ज्वाइन करके उसको मैच्योर जी जी या फिर एक्टिवेट कर देते हैं। जी जी तो बिल्कुल इसको आरएनए बिल्कुल। से इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन को कट कर दिया जाता है क्योंकि इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग रीजन वेयर एज एक्सॉन्स आर तो कुछ उनको जो जोड़ दिया जाता एंजाइम्स है वो राइबोजाइम जो है वो कुछ जो है आरएनए नेचर्स होते हैं, तो हमने उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना होता है तभी वो एक्टिवेट होते हैं, तो इसलिए हम ये जो लाइगेशन की हम बात करें ना कि जो पीसेस बच जाते हैं एक्सॉन्स उनको आपस में जोड़ा जाता है, तो उसको डीएनए लाइगेज की मदद से या एक एंजाइम है लाइगेज, उसकी मदद से उन पीसेस को वापस जोड़ा जाता है। उसके बाद है कि डैश हेल्प मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई। आपकी आईज की जो शेप है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा हिस्सा जरूरी है? न्यूरोग्लिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरोग्लिया आर द brain cells that nourish your neuron. They are involved in the protection and nourishment of the neuron. Then aqueous humor and vitreous humor and pericaryon. Pericaryon भी आई का कोई पार्ट नहीं है। आई के जो दोनों पार्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो aqueous humor और वाइट्रस ह्यूमर ही है। तो यहाँ पर एक्वस ह्यूमर जो है ये एक आपका व्हाइट पोर्शन जो आई का है आई की शेप को मेंटेन करता है। Which of the following organization did Pakistan join in 1969? तो अब ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है।
ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड समटाइम क्वेश्चन आया हुआ होता है, सार्क जैसे हो गई। लेकिन अब ये देखें कि उसने डेट दी हुई है और उसने कहा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने 69 में ज्वाइन की, तो वो पाकिस्तान ने ओआईसी ज्वाइन की थी। और ओआईसी के मैं एब्रिविएशन आपको बता दूं, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये इस्लामिक कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुमालिक शामिल हैं। और अभी रिसेंटली इसका इजलास हमारे इस्लामाबाद में हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। ये इसकी एग्जैक्ट डेट आप लोगों ने देख लेनी है कि कब हुआ। ये मार्च के डेज में हुआ है, लास्ट डेज में 25 17 या 15 मार्च को हुआ है मैम अभी। हाँ, ये इस मार्च के इसमें ये डेट इसकी ये इस तरह का कि करंट हाँ क्वेश्चन जी, पूछा और जा सकता है उसके कि सालों बाद पाकिस्तान का के अंदर पाकिस्तान ओआईसी की लास्ट मीटिंग कब हुई। 41 जी। डैश asthenosphere is डैश अच्छा डैश एन asthenosphere is the major factor in the tectonic plate। अच्छा, आप लोगों के जो अर्थ क्रस्ट है वो प्लेट का बना हुआ है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और उस रीजन को एस्थीनोस्फेयर कहते हैं।
जी क्लास सॉरी, मैं वापस आ गई हूँ, मेरी इम्पोर्टेंट कॉल थी जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। जी, तो हम ज़ूलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैं इसको कंपाइल करती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। हम थे क्वेश्चन नंबर 17 पे कि एस्थेनोस्फीयर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो थिकनेस ऑफ क्रस्ट, हीट कंडक्शन, हीट कन्वेक्शन और टेम्परेचर ऑफ इनर कोर डिफरेंशिएशन। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि इनर कोर का टेम्परेचर वेरी करता रहता है, या इसका मोर मोर और लेस जो है वो सी भी मुझे लग रहा है, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इसको आप लोग देखिएगा। सी वाला भी क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो भी काफी सूट कर रहा है कि उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर सकती हैं। फिर है कि डैश इज द लार्जेस्ट सिंगल कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया है 2-3 दफा कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस की सबसे मेन रीजन जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। जब आप हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेंगे तो स्पीशीज का यानी उनके लिए प्लेस नहीं होगी, शेल्टर नहीं होगा, तो उनका सर्वाइवल नहीं होगा। मैकॉनकी एगर इज वाइडली यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ, ये मैकॉनकी एगर जो है ये एक एगर की टाइप है। अब एगर के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि ये एक बेसिकली एक मीडियम है, एक केमिकली आप इसको कह सकते हैं, जो एक एल्गी से हासिल होता है, और उस एल्गी का नाम है गैलीडियम, जिससे ये एगर हासिल होता है। एगर मीडियम जिसको कहते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप लेबोरेटरी में कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। एगर इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और इसके पास वो तमाम न्यूट्रिशन होती है जो एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। तो ये एल्गी से हासिल होता है गैलीडियम। तो यहाँ पर ये मैकॉनकी एगर जो है ना, ये एक टाइप है एगर की, तो इसके मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट लग रहा है कि साल्मोनेला शाइगेला ये बैक्टीरिया है, इनकी ग्रोथ के लिए मैकॉनकी एगर इस्तेमाल होता है। तो ये आपने याद रखना है। मतलब ये है कि इससे ये होता है कि आपको बेसिकली पीपीएससी के पेपर का पैटर्न या उनका इंटरेस्ट या क्वेश्चन की टाइप या स्टेम की टाइप काफी हद तक वाज़िया हो जाती है। क्योंकि इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती कि ये क्वेश्चंस आपको रिपीट होने हैं, ये बिल्कुल भी इसका नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर देखने से आप लोग काफी हद तक जो है ना अवेयर हो जाते हैं। अच्छा, ये पेज तो बिल्कुल ब्लर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज और प्रोडक्ट ड्यू टू एंटीबॉडीज रेस्टिंग विद इट रिएक्टिंग विद इट एज एंटीजन इज कॉल्ड। अच्छा, ये डेफिनेशन है एक डिजीज की जो आपकी बॉडी के अंदर हो सकती है अगर आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी के सेल्स है ना, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो हैं, वो अगर खुद ही अपने बॉडी के टिश्यूज को तबाह करना शुरू कर दें और वो अपने ही बॉडी के सेल्स के साथ एज अ एंटीजन बिहेव करना शुरू कर दें, तो ऐसी बीमारी कहलाती है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि अपने ही सेल्स अपने ही इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है। देन है कि ए डैश एनिमल्स प्रोड्यूस यूरिया। यूरिया जो है बेसिकली ये एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जिसको मॉडरेट वाटर चाहिए होता है फॉर इट्स रिमूवल। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस जो है ना वो यूरिया रिलीज करती हैं। वैसे आमतौर पर फिशेस का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है, यानी कि अमोनिया को क्योंकि रिलीज होने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, तो वो फिश को अवेलेबल होता है। तो बोनी फिशेस जो है ना वो अमोनिया रिलीज करती हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में स्पेशली शार्क जो है वो यूरिया रिलीज करती है। ये एफएससी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। देन corticotropin releasing hormone stimulate synthesis or secretion of dash hormone from pituitary gland। अच्छा, corticotropin releasing हार्मोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट करता है कि ये हार्मोन पैदा करो। तो ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसका उसने यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटीएच। ये एसीटीएच को जाकर उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है। देन है कि द मेजर सिस्टर फाइल ऑफ आर्थ्रोपोडा। अच्छा, arthropoda is the biggest phylum of the animal kingdom, having largest number of members of the animal. 53.1% animals they belong to phylum arthropoda। तो एक फाइला है जो इसका सिस्टर फाइला कहलाता है, जो इसके साथ उसके काफी करेक्टर मिलते हैं, तो वो एनीलिडा है, क्योंकि एनीलिडा में भी
सेगमेंटेशन पाई जाती है, और आर्थ्रोपोडा में भी इनके कई फीचर आपस में मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से इनको सिस्टर फाइला कहा जाता है। इन मार्सुपियल मार्सुपियल गेस्टेशन पीरियड वेरीज बिटवीन, गेस्टेशन पीरियड जो है होता है द टाइम रिक्वायर्ड बाय द एम्ब्रियो टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द मदर। तो मार्सुपियल आपको पता है ये होते हैं पाउच्ड मैमल, जो पाउच रखते हैं, जिनमें कैंगरू जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो उन्होंने इसका गेस्टेशन पीरियड यहाँ पर पूछा हुआ है, जो कि 8 to 40 days जो है वो कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन secreted by pituitary gland regulation the function of, अब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने वाला एक फैक्टर रिलीज होता है, रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ डैश। यहाँ पर आंसर जो है वो थायराइड ग्लैंड है, गोनेड्स है, ये ऑप्शन जो है कुछ कैसा है, और ये है जी, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी रेगुलेट द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन जो है ना, ये ना सिर्फ आपकी ग्रोथ के अंदर जो है ना वो करते हैं आपकी एक्टिविटी, लेकिन आपके थायराइड ग्लैंड का भी बड़ा किरदार है आपकी ग्रोथ के अंदर। इवन के फ्रॉग के अंदर जो है, फ्रॉग जब अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है, तो अगर उसमें थायराइड ग्लैंड की कमी हो या थायराइड ग्लैंड की सेक्रीशंस की कमी हो, तो वो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है वो कभी भी अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड प्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द यू कैन से metamorphosis or from changing the larva into an adult form. Which one of the following is example of social insect? Social insect जो है वो हनी बी बेस्ट एग्जांपल है। हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट जिसके अंदर कास्ट सिस्टम मौजूद है, जिसमें क्वीन है, ड्रोन है और वर्कर बीज है। और यहाँ पर क्वीन ड्रोन के बारे में आपको बता दूं कि ड्रोन जो होता है ना वो हैप्लॉइड होता है। हनी बी का ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये पार्थिनोजेनेसिस के नतीजे में पैदा हुआ होता है, जबकि क्वीन डिप्लॉयड होती है। क्वीन ड्रोन के स्पर्म्स अपने बॉडी के अंदर एक पाउच है स्पर्माथीका, उसके अंदर स्टोर कर लेती है और ये एग्स को फर्टिलाइज करती है। क्योंकि ये बड़ी क्लच साइज में एग्स रिलीज करती है। तो जिन जिन एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब है डिप्लॉयडी, तो जो जो एग फर्टिलाइज हो जाता है वो फीमेल में कन्वर्ट होता है, और जो एग फर्टिलाइज नहीं होते, जो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू खुद ब खुद अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनको मेल कहा जाता है। तो यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एग डेवलप इनटू एन अडल्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और प्लांट्स के अंदर इसी को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। पार्थिनोकार्पी जो है ये सीडलेस फ्रूट्स में पाई जाती है, लाइक ग्रेप्स, बनाना एंड पाइनएप्पल। एंड पार्थिनोकार्पी के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए या ये क्वेश्चन हो कि which hormone in plant stimulate parthenocarpy, तो auxin is a hormone that stimulates the parthenocarpy and that stimulates the ovary to develop into adult. देन है कि द एमनियोटिक एग इज प्रेजेंट इन एमनियोटिक। तो ये जो है ना, ये आई अकॉर्डिंग टू माय गेस जो है, ये इन्होंने क्योंकि एनिमल्स के नाम लिख दिए हैं, तो ये इसकी क्लासेस को अलग करना है। एम्फीबियन है, फिश भी है, सी टर्टल भी है, और वो भी। द थायराइड ग्लैंड सेक्रीट डैश हार्मोन बिसाइड T3 एंड T4। अच्छा, थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3 भी, T4 भी, और थायराइड ग्लैंड जो कैल्सिटोनिन भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि हार्मोन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है। हार्मोन बेसिकली आपके फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं और हम इसको जरूर स्टडी करेंगे। हार्मोन्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन होते हैं पेपर में। तो कैल्सिटोनिन भी थायराइड से रिलीज होता है। द इनर सरफेस ऑफ एक्टोडर्म हैज अ पॉजिटिव एफिनिटी फॉर, एक्टोडर्म की इनर सरफेस मेसोडर्मल सेल ऑब्वियसली। मेड्रीपोराइट इज प्रेजेंट इन, ये एनिमल डाइवर्सिटी में से क्वेश्चन है। मेड्रीपोराइट जो है वो स्टारफिश के पास होता है। व्हाट काइंड ऑफ एरियाज आर नोन एज एरिड एरियाज, वो एरियाज जिनमें बारिश जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, उनको एरिड कहा जाता है। ठीक है, डेफिसिट इन रेनफॉल। मोस्ट मैमल्स हैव डैश सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ज्यादातर मैमल्स के जिंदगी में कितने टीथ के सेट होते हैं? तो
ये 2 होते हैं। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में 2 दफ़ा ही दाँत मतलब बनते हैं ना, एक दफ़ा पैदाइशी जो आपके पैदा होने के बाद बनते हैं, फिर वो आपकी ख़ास एज के बाद वो गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, तो 2 दफ़ा ही ये प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोनल फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी के का और विटामिन जो बाकी सारे भी हैं, उनके इनके कुछ और नाम भी हैं, जिनको आप बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन कहते हैं। तो उनके नाम जो है ना, इनमें विटामिन डी का इसने पूछा हुआ है, तो विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सिफेरोल, जो ए पर लिखा हुआ है, तो ये सॉरी डी पर लिखा हुआ है कैल्सिफेरोल, तो ये इसका सही आंसर है। कॉर्टिसोल इन फ्रेश वाटर इंक्रीजेस डैश सेल्स इन द फिश गिल्स, तो ये फिश के गिल से रिलेटेड एक फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ये जो है ये इट कैन बी कंफर्म्ड। रिसर्चर्स आर सीकिंग टू इंप्रूव द जेनेटिक ट्रेट ऑफ फिश यूज्ड इन एक्वाकल्चर बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। वो कहते हैं कि रिसर्चर कौन सी ऐसे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, किस टेक्निक के जरिए फिशेस के अंदर बायोरेमिडिएशन, वैक्सीनेशन, ट्रांसजेनिक या ट्रांसजेनिक वो होता है चीज जिसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट करके उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, तो वो ट्रांसजेनिक टेक्निक के थ्रू वो करने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलस्क, तो ये रट्टे वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एनिमल डाइवर्सिटी से रिलेटेड कितने बेसिक क्वेश्चन है, जितना उसका एक खौफ होता है हमारे माइंड में, लेकिन फिर भी हमें उसके फाइलम्स के बारे में बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ज़ूलॉजी का ये पेपर है, तो इसमें आप देखें क्योंकि ज़ूलॉजी में प्योर एनिमल्स के क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपली वो पूछ रहा है कि मोलस्का इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कटल फिश जो है वो मोलस्का है। फ्लैट फिश बिल्कुल वो फिश है, वो इनवर्टिब्रेट नहीं है। सिल्वर फिश जो है इट इज नॉट अ फिश, इट इज नॉट अ वर्टि, इट इज अ इंसेक्ट। सिल्वर फिश फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाली एक इंसेक्ट है। ये किताबों के अंदर जो है ये आपकी किताबें खराब करती है, जब आप किताबें बहुत अरसे के लिए बंद करके रख देते हैं तो उनको ये खराब करती है। ये भी क्वेश्चन मुझसे किसी पेपर में पूछा गया था कि किताबों को सॉरी स्टार से जो ये है क्या इसका नाम है सिल्वर फिश किस चीज के ऊपर अटैक करती है, तो उसमें उसने पेपर का ऑप्शन भी दिया हुआ था, तो ये कागज को जो है ना डिस्ट्रॉय करती है। The in female fishes expression of follicle stimulating hormone is associated predominantly with, अब ये भी हार्मोनल क्वेश्चन है, तो अब फीमेल के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा एसोसिएटेड विद, वो कहता है कि वाइटेलोजेनेसिस, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू oocyte जनरेशन, स्पर्मिएशन या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर जो है ना वो बोथ ए एंड बी होना चाहिए, क्योंकि वाइटेलोजेनेसिस भी होता है कि एग के अपनी लेयर्स को मुकम्मल करना, और जो रिक्रूटमेंट है न्यू कि नए एग को रिक्रूट करवाना, ओवरी से रिलीज करवाना ताकि वो मैच्योर हो, ये दोनों काम एफएसएच की वजह से होते हैं। एन एंजाइम कॉल्ड डैश इज फाउंड इन बॉडी फ्लूइड हैज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो कौन सा एंजाइम आपके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को वो करता है प्रोमोट, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो लाइसोजाइम जो है वो एक ऐसा एंजाइम है। टू प्रिजर्व नेचर एंड वाइल्ड लाइफ देयर आर सेवरल एरियाज डिक्लेयर्ड जनरली एज, तो हमारे यहाँ क्योंकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं या इंडेंजर्ड हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे मेजर्स करने पड़े हैं कि अपनी हम वाइल्ड लाइफ और अपनी नेचर को प्रिजर्व करें, तो उसके लिए हमने कौन से एरियाज डिक्लेयर्ड किए हैं उन अब इसने एक बड़ी वाइड किस्म की टर्म इस्तेमाल की है। इसने कहा है कि टू प्रिजर्व नेचर एंड वाइल्ड लाइफ देयर आर सेवरल एरियाज दैट आर यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अब प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए बहुत सारे एरियाज हैं, जिनमें नेशनल पार्क भी आते हैं, जिसमें जू भी आते हैं, जिसमें सेंचुरीज भी आती हैं, जिसमें वेटलैंड्स भी आते हैं, लेकिन इसने कहा है कि सेवरल एरिया, तो उनको इकट्ठे करके अगर बात की जाए या अगर ब्रॉडर टर्म में बात की जाए तो उनको प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। तो यहाँ ए पर आप देख रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप वो क्लिक करेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज है कुछ जो कि आपकी नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेड एंड टेल बैक्टीरियोफेज, तो आपका जो है ना हेड एंड टेल वाला बैक्टीरियोफेज वो है लेमडा फेज। Then the rat and mice have estrus cycle that repeat every, अब estrus cycle आपको पता है कैसा साइकिल है जो फीमेल्स में होता है, मैमल्स में अदर देन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो कि एवरी 28 डेज रिपीट होता है, जबकि जो है ना रैट्स माइस या बाकी जितने भी मैमल है उनमें होता है एस्ट्रस साइकिल रिपीट एवरी
इसका आंसर ये फर्स्ट 2 में से होना चाहिए, बल्कि ये इसका आंसर है सी, 4 to 6 वीक्स। इन आर्थ्रोपोड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन, अब आर्थ्रोपोड का हार्ट जो है वो मोस्टली लेटरल साइड्स पर या डॉर्सल पर भी हो सकता, डॉर्सोलेटरल, डी डॉर्सोलेटरल पर होता है। द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आरएनए का बनना फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट कोडॉन, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू होती है? एयूजी से। ये स्टार्ट कोडॉन है, ये हमने जेनेटिक कोड पर बात की थी, तो अब देख रहे हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। द वाटसन एंड क्रिक मॉडल सजेस्ट दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये वाटसन और क्रिक ने कहा। द कंटिन्यूइंग एंड इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड सिम्बायोसिस, जब दो स्पीशीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में डिफरेंट स्पीशीज होंगी वो सिम्बायोसिस कहलाएगा। देन है साइटोकाइन फॉलोज डैश टाइप ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग, तो ये सेल सिग्नलिंग के हवाले से थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है। सिकल सेल डिजीज इज इन ह्यूमन इज ड्यू टू, सिकल सेल डिजीज जो है ना ये आपके अंदर पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, यहाँ पर इसने कहा है कि सिकल सेल डिजीज इन ह्यूमन इज ड्यू टू डिनोवो म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसको यहाँ पर क्योंकि आप देख लें कि पॉइंट का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है क्वेश्चन। पॉइंट म्यूटेशन खुद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की टाइप है, यहाँ पर जो आखिर पे दिया हुआ है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेम शिफ्ट की टाइप है, तो इसी के अंदर फिर ये आएगा। देन है कि डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन मेनी डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो डीएनए की टेक्नोलॉजी में सबसे पहले डीएनए की डीनेचरेशन होती है, आइसोलेशन होती है, फिर उसको डीनेचर किया जाता है, फिर एनीलिंग, फिर एलोंगेशन, और ये काम होता है पीसीआर में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी पीसीआर में या रिकॉम्बिनेंट में। ज्यादा ये एनीलिंग और एलोंगेशन जो है ना ये पीसीआर के रिएक्शन है। पीसीआर कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आर्टिफिशियली लेबोरेटरी कंडीशन में यूज होता है फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और टू मेक द कॉपीज ऑफ डीएनए। द सेंसिटिविटी ऑफ द एवियन ईयर, अच्छा ये इन्होंने बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। एवियन का वर्ड बर्ड्स के लिए यूज होता है, आपको पता है क्लास एवी से बर्ड बिलोंग करते हैं, तो उनका ईयर जो है क्वेश्चन होते हैं जिनकी आपको एग्जैक्ट वहां पर नहीं पता चल रहा होता, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना पता हो तो रिकमेंड ये किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाए, क्योंकि इसमें आप कोई भी तुक्का लगाएंगे तो वो गलत होने के चांस हैं, तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाएगा। ओके जी, एनफ फॉर टुडे पास पेपर। हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मैंने आज फिर मिलर हार्ले का ही चैप्टर जो है उसको देखा है, क्योंकि मेरा दिल था कि हम ज्यादातर जो है ना इसे मिलते जुलते चैप्टर कवर कर लें, तो फिर हम इकट्ठे जो है ना नेक्स्ट किसी स्टेप की तरफ चले। अच्छा जी, प्रोटेक्शन सपोर्ट, ये मैंने पार्ट 1 हमने मिलर हार्ले का पढ़ा, और अब मैं पार्ट 3 पर हूँ। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 जो है जिसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं आपके या आगे फाइलम्स हैं सारे, वो हम एंड पे करेंगे, क्योंकि वो जरा कॉम्प्लेक्स होते हैं ताकि वो आपको याद रह जाए। तो ऐसा यहाँ इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने, नेचर ने डिफरेंट एनिमल के फाइलम्स या ग्रुप्स में कौन से सिस्टम बनाए हमारी प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट के लिए। इंटेगुमेंट का वर्ड आपने सुन रखा होगा, इंटेगुमेंट का वर्ड जो है वो यूज होता है फॉर कवरिंग। इंटेगुमेंट मीन कवरिंग, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एनिमल, it protect the animal from mechanical and chemical injury and invasion by microorganism। तो नेचर ने आपके ऊपर एक इंटेगुमेंट लगाई हुई है, एक एक्सटर्नल कवरिंग लगाई हुई है, जो कि आपको महफूज रखती है केमिकल से, मैकेनिकल डैमेज से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट अटैक से। तो इसको इंटेगुमेंट कहते हैं। मेनी अदर डाइवर्स फंक्शंस ऑफ द इंटेगुमेंट हैव इवॉल्वड इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, तो डिफरेंट एनिमल ग्रुप में इसके और भी फंक्शंस हैं। दीज फंक्शन इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आप लोगों की बॉडी का टेम्परेचर आपकी स्किन की वजह से रेगुलेट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में ग्लैंड्स मौजूद है जिनको आप स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। तो आपको पता है कि जब आपके अंदर एक्सेसिव हीट होती है तो आपको स्वेटिंग होती है, जिसको आप परस्पायरेशन भी कहते हैं। तो उसके नतीजे आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट जो है वो रिमूव होती है, तो ये थर्मो रेगुलेटरी भी कह सकते हैं। देन आपकी बॉडी के वेस्ट भी उसके साथ रिमूव होते हैं, तो एक्सक्रीशन भी आप कह सकते हैं ऑफ वेस्ट मटेरियल।
कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू विटामिन डी, ये भी आपकी स्किन का काम है कि जब आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो उसकी मदद से आपकी स्किन विटामिन डी तैयार करती है। उसके अलावा रिसेप्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, आपको टच, पेन, प्रेशर, ये सारी चीजें आप अपनी स्किन के ऊपर से सेंस करते हैं क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद है, सच एज पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैस। तो इनवर्टिब्रेट का पहले वो आपको इंटेगुमेंटरी सिस्टम बताएगा और फिर वर्टिब्रेट का। तो इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, वो हम देखते हैं। Some single-celled protozoa have only a plasma membrane for an external covering. कुछ प्रोटोजोआ हैं जहां पर मैं आपको एग्जांपल दे दूं पैरामीशियम की। पैरामीशियम इज अ प्रोटोजोआ, इट इज अ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसके ऊपर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं पेलिकल। ये याद रखिएगा, पेलिकल, PELLICLE। पेलिकल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ पैरामीशियम and paramecium is a ciliate। तो वो कहते हैं कि वो भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफी है। दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली आइडेंटिकल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये उसकी बॉडी को वही सारी प्रोटेक्शन देती है जो मल्टीसेलुलर के ऊपर है। इन प्रोटोजोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज लार्ज सरफेस एरिया। प्रोटोजोआ के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, जिसमें इनवर्टिब्रेट की इंटेगुमेंट इन पार्ट बिकॉज इंटेगुमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सोस्केलेटन। क्यों उसका सरफेस एरिया ज्यादा है? क्योंकि अदर वर्ड्स में उस इनवर्टिब्रेट की इंटेगुमेंट उसके एक्सोस्केलेटन के तौर पर भी काम कर रही है। एक्सोस्केलेटन मीन द स्केलेटन फाउंड इन द एक्सटर्नल ऑफ योर बॉडी। यो बाहर वाली साइड पर एक स्केलेटन है, एक्सो मीन आउटसाइड एंड स्केलेटन मीन स्केलेटन। तो ये एक एक्सोस्केलेटन के तौर पर भी क्योंकि काम कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, तो वो जो है उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। यहाँ पर जो है वो इनवर्टिब्रेट की उसने इंटेगुमेंट की डायग्राम आपको दिखाई हुई है। आप देख रहे हैं कि उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी है, फिर उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर उसके ऊपर ग्लैंडुलर सेल है, फिर उसके ऊपर न्यूक्लियस एंड सेल्स में, फिर कॉलमनर सेल्स, म्यूकस और ऊपर सीलिया। तो ये एक पूरी तय है जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम एनी डेंजर। द इंटेगुमेंट्री relative to body volume, उसकी बॉडी वॉल्यूम के हिसाब से। सो गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल वेस्ट अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल इनवर्टिब्रेट में इसी आउटर कवरिंग के थ्रू इनके आसपास जो है मटेरियल मूव करता है सॉल्युबल वेस्ट डिफ्यूजन के थ्रू। दिस लार्ज सरफेस एरिया आल्सो फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट। और ये लार्ज सरफेस एरिया मदद करता है कि वो डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट जो है उसको अपटेक करे फ्रॉम सराउंडिंग। अदर प्रोटोजोआ सच एज पैरामीशियम हैव अ थिक प्रोटीन कोट कॉल्ड पेलिकर। और ये भी वही बात आ गई है कि पैरामीशियम के ऊपर एक थिक प्रोटीन कोट होता है जो पेलिकल है। पेलिक्यूला का मतलब है थिन स्किन, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर। दिस पेलिकल ऑफर फर्दर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और ये एक एक्स्ट्रा उसके अंदर चीज है जो सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसमिट करता है फोर्स ऑफ सीलिया, क्योंकि पैरामीशियम ने अपने सीलिया को बीट करना होता है, or flagella to the entire body of the protozoa as it moves. Most multicellular invertebrate have an integument consisting of a single layer of columnar epithelial cell. तो ये आप देख लें, ये इसको आप अंडरलाइन बल्कि कर लें कि मोस्ट मल्टी सेलुलर जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं उनकी जिल्द या इंटेगुमेंट के ऊपर एक सिंगल लेयर होती है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की जो उनको प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, हम यहाँ पर इसको देखते हैं ताकि हम इस पेज पर दोबारा वापस ना आए। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट आप लोग अपनी एग्जांपल लें तो आप लोगों के अंदर स्किन आपका वर्टिब्रेट इंटेगुमेंट है। इट इज द लार्ज, और आपके अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्गन के तौर पर भी समझा जाता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी, एक वर्टिब्रेट बॉडी का, एंड ग्रोज विद द एनिमल। और जैसे जैसे एनिमल बड़ा होता जाता है आपकी स्किन भी ग्रो करती जाती है। Skin has two main layers as in invertebrate. The epidermis is the outermost layer of epithelial tissue and is one to several cells thick. तो invertebrate में epidermis जो है वो सबसे outermost है और ये एक से कई सेल्स थिक होती है, जबकि जो डर्मस है, द डर्मस इज हाइड स्किन, ये एपिडर्मस के बाद आने वाली है, इट इज द थिकेस्ट लेयर। तो ये आपने याद रखना है, एपिडर्मस इज द आउटर मोस्ट, डर्मस उसके बाद आती है और वो थिकेस्ट लेयर है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ स्किन। क्यों ये थिकेस्ट है? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है एपिडर्मस के बीनीथ, और हाइपोडर्मस फिर सबसे बिलो है
हाइपोडर्मस बिलो द स्किन कंसिस्टिंग ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो आपके हाइपोडर्मस में बहुत लूज किस्म के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू उनको कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डर्मस और हाइपोडर्मस दोनों में टिश्यूज डिफरेंट हैं। डर्मस में कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि हाइपोडर्मस में एडिपोज टिश्यूज हैं। एंड नर्व एंडिंग्स हैं, आपको जो भी प्रेशर टच फील होता है वो हाइपोडर्मस तक जाता है, और ये आपकी स्किन को सेपरेट करता है फ्रॉम डीपर टिश्यूज। तो ये आपकी स्किन की 3 लेयर्स हैं, ये वर्टिब्रेट की। फिर द स्किन ऑफ जॉलेस फिशेस, आपकी जो फिशेस हैं, जॉलेस फिशेस सच एज लेम्प्रे एंड हैगफिश, तो ये एग्जांपल भी आ गई जॉलेस फिश की। तो ये भी इससे रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉलेस फिश। इनको एगनेथा भी कहा जाता है। एगनेथा, ये हम फिश जब पढ़ेंगे, फिश यानी क्लास स्पाइसेस पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे कि एगनेथा क्या है और ये सारा क्या सिस्टम है। तो एगनेथा आर द जॉलेस फिशेस, लेम्प्रे और हैग फिशेस, और ये एक पुराना ग्रुप है। इनको एंशियंट कदीमी फिशेस कहा जाता है। Of the several type of epidermal gland that may be present, one secrete a protective cuticle multicellular slime glands। तो वो कहते हैं कि ये जो होते हैं जॉलेस फिशेस, इनके स्किन के ऊपर एपिडर्मल ग्लैंड होते हैं जो कि मौजूद होते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव क्यूटिकल सेक्रेट करते हैं, और उनके ऊपर स्लाइम ग्लैंड भी होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ सेक्रीशंस पैदा करके मछली की बॉडी को ऊपर से कवर कर लेते हैं। वो स्लाइम या वो एक स्लिपरी टाइप मटेरियल है, वो प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को फ्रॉम पैरासाइट, फ्रॉम फ्रिक्शन, and has earned hagfish the title of slime eel। तो ईल जो है, ईल फिश के बारे में आपको पता होगा, उसको स्लाइम ईल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर ग्लैंड है, जो स्किन में ग्लैंड है जो सेक्रीट करते हैं और उसकी बॉडी को पैरासाइट से महफूज रखते हैं। उसके बाद है कि द स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस की एग्जांपल शार्क है, जिसकी बात हमने पहले की है, इज मल्टी लेयर्ड। अब शार्क की स्किन जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत थिक होती है, एंड कंटेन म्यूकस एंड सेंसरी सेल। तो जी यहाँ पर है हम, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने स्लाइम की बात की है जॉलेस फिशेस में। तो ये भी आपने याद रखना है कि हैग फिशेस को इस स्लाइम लेयर की वजह से स्लाइम ईल भी कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है इसका नाम। तो फिर कार्टिलेजिनस में आए तो कार्टिलेजिनस की एग्जांपल शार्क है। शार्क एक मल्टी लेयर्ड उसकी स्किन होती है, जिसमें म्यूकस भी होता है, जिसमें सेंसरी सेल भी होते हैं। The dermis contain bone in the form of small placoid scale। Very important question। ये क्वेश्चन मुझे कई दफा सामना हुआ है इसका पेपर में कि शार्क के पास किस तरह के स्केल्स होते हैं। तो शार्क के स्केल्स होते हैं स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स। स्केल्स जो होते हैं ना फिशेस में, उसकी कई टाइप्स हैं, प्लेकॉइड स्केल्स, टीनॉइड स्केल्स, गेनॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स। तो प्लेकॉइड इंतहाई सिंपल और स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको डेंटिकल्स कहा जाता है, और ये शार्क के अंदर मौजूद होते हैं। इनको लिटिल टीथ का भी कहा जाता है क्योंकि डेंटिकल वर्ड का मतलब यह है लिटिल टीथ। डेंटिकल कंटेन ब्लड, और इन डेंटिकल के अंदर बाकायदा ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इनमें ब्लड सप्लाई करती हैं, एंड नर्व्स भी होती हैं इनमें, जिनकी वजह से ये स्किन इनकी सेंसरी है, एंड आर सिमिलर टू वर्टिब्रेट टीथ। आप देख रहे हैं कि शार्क के डेंटिकल की काफी हद तक सिमिलैरिटी है वर्टिब्रेट के टीथ के साथ। Because cartilaginous fishes grow throughout the life, the skin area also increases। क्योंकि cartilaginous मछली बहुत बड़ी होती है जैसे शार्क है, तो वो जिंदगी भर बढ़ती है, तो ये स्किन भी इसकी बढ़ती है। न्यू डेंटिकल आर प्रोड्यूस टू मेंटेन एनफ ऑफ दीज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। तो नए डेंटिकल्स इसमें प्रोड्यूस होते रहते हैं और उसकी स्किन पर बनते रहते हैं। लाइक टीथ, वन डेंटिकल रीच मैच्योरिटी। टीथ की तरह जब डेंटिकल एक खास उम्र की मैच्योरिटी को पहुंच जाता है तो उसके बाद वो दोबारा डिवाइड नहीं करता। जैसे आपके दांत एक खास साइज अटेन करने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, दस दे कंटिन्यूअली वियर डाउन, और फिर वो आगे तो फिर वियर डाउन की तरफ जाते हैं और लूज होने की तरफ जाते हैं और कमजोर होते जाते हैं। सिंस डेंटिकल प्रोजेक्ट अबव द सरफेस ऑफ स्किन, क्योंकि डेंटिकल स्किन से ऊपर निकले हुए हैं, दे गिव कार्टिलेजिनस फिश अ सैंड पेपर टेक्सचर, जिसकी वजह से कार्टिलेजिनस फिश की जो टेक्सचर है वो ऐसे होती है जैसे वो रेगमार टाइप होता है ना, सैंड पेपर, ऐसे खुरदरी सी टेक्सचर वो इसकी होती है।
उसके बाद है स्किन ऑफ बोनी फिश। अब बोनी फिश जो है ना, ये आपकी जो ज्यादातर फिशेज आपके दरियाओं में मौजूद है वो बोनी है। द स्किन ऑफ बोनी फिश यानी टिलियोस्ट, अब आप खुद देख लें कि टिलियोस्ट इज द एग्जांपल ऑफ बोनी फिश। इसके पास स्केल्स होते हैं और ये भी प्रॉपर इसके बड़े शेल हस्क के स्केल्स होते हैं, कंपोज ऑफ डर्मल बोन। A thin layer of dermal tissue overlaid by the superficial epidermis normally cover scales। तो इसके स्केल्स को ऊपर से मजीद एक सुपरफिशियल एपिडर्मस से कवर किया हुआ होता है। बिकॉज स्केल्स आर नॉट शेड, स्केल्स इसके गिरते नहीं है। दे ग्रो एट द मार्जिन, सो अपने मार्जिन यानी किनारों से बढ़ते जाते हैं। एंड ओवर द लोअर सरफेस, और लोअर साइड से भी। इन मैनी बोनी फिशेस ग्रोथ लाइंस आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फिश। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फिश की एज का अंदाजा लगाने के लिए क्या चीज चेक की जाती है, तो आप कहेंगे कि उसकी स्केल जो है फिश का, अगर ये एक स्केल है तो उसके स्केल के ऊपर ना इस तरह बनते रहते हैं, ग्रोथ लाइंस बनती रहती हैं जैसे इस तरह। तो इनको गिनकर आप फिश की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिश कितनी ओल्ड है। तो ये है, याद रखना है आपने। देन है कि can often be described, the skin of bony fish is permeable। बोनी फिश की स्किन जो है वो परमिएबल है, वो इन आउट चीजों को मूव होने देती है। एंड द फंक्शन इज mainly the exchange, and particularly in the smaller fishes that have a large skin surface area relative to body volume। स्पेशली छोटी मछलियों में जिनमें स्किन ही बड़ा ऑर्गन है उनकी बॉडी के हिसाब से, तो वो वहां पर गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। द डर्मस इज रिचली सप्लाइड विद कैपिलरी, और मछलियों की जो डर्मस है उसमें खून की बहुत ज्यादा सप्लाई है। टू फैसिलिटेट इट्स यूज इन रेस्पिरेशन, ताकि सांस लेने वाले अमल में इसकी फैसिलिटेशन हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड जो है वो स्किन की तरफ जाएगा उतनी ज्यादा गैशियस एक्सचेंज होगी। द एपिडर्मस आल्सो कंटेन मेनी म्यूकस ग्लैंड, इसी तरह बोनी फिश के एपिडर्मस में म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो उसकी स्किन के ऊपर एक स्लिपरी सा मटेरियल रिलीज करते हैं जिसको म्यूकस कहते हैं। अगर आप फिश को कभी पकड़े फ्रेश वाटर को में, अगर आप ताजा मछली को कभी पकड़े तो आपके हाथ से स्लिप होती है ड्यू टू द म्यूकस सेक्रेटेड फ्रॉम द म्यूकस ग्लैंड। वो म्यूकस प्रोडक्शन जो है हेल्प करती है मछली की कि उस पर बैक्टीरिया अटैक ना करें, उस पर फंगल इन्फेक्शन ना हो, एंड और फ्रिक्शन भी ना हो, कि रगड़ पैदा ना हो, कि अगर मछली की बॉडी पानी के साथ टकराती रहेगी तो उससे उसके जख्मी होने का चांस है। तो वो दरमियान में म्यूकस की लेयर मछली को डायरेक्टली वाटर के साथ टकराने नहीं देती, फ्रिक्शन कम करती है। सम स्पीशीज हैव ग्रैनुलर ग्लैंड, कुछ स्पीशीज के ग्लैंड ग्रैनुलर यानी दानेदार होते हैं, दैट सक्रीन एंड इरिटेटिंग, और टू द सम स्पीशीज पॉइजनस अल्कलॉइड, जो कि कई जहरीला मादा रिलीज करते हैं, अल्कलॉइड। मैनी टिलियोस्ट, बहुत सारी टिलियोस्ट फिश हैं जो कि डीप एक्वेटिक हैबिटेट में रहती हैं, हैव फोटोफोर, जिनके पास होते हैं फोटोफोर। ये याद रखिएगा, टिलियोस जो गहरे पानियों में रहती हैं उनके पास फोटोफोर होते हैं, दैट फैसिलिटेट स्पीशीज रिकॉग्निशन। तो अब आप खुद देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि द टिलियोस फिश लिविंग इन द डीप वाटर्स हैव व्हिच अडॉप्टेशंस फॉर स्पीशी रिकॉग्निशन। तो आप कहेंगे दे हैव फोटोफोर्स, फोटोफोर्स लाइक को स्ट्रक्चर है, और एक्ट लाइक ल्यूर्स और वार्निंग सिग्नल, और वो एक खतरे की घंटी के तौर पर भी बिहेव करते हैं फोटोफोर। तो कोई चीज उसके करीब नहीं आती क्योंकि सम टाइम वो बड़ा जहरीला मादा रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये स्किन है बोनी फिश की। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था इन्वर्टिब्रेट की बात। Most multicellular invertebrate have integument consisting of a single layer of columnar epithelial cell। कई इन्वर्टिब्रेट में सिर्फ एक सेल लेयर थिक कॉलमनर एपिथेलियल होते हैं जिसको आप कहते हैं एपिडर्मस। रेस्ट ऑन, अब आप एपिडर्मस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी हुई है। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पर आप देखें कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है ना, ये एपिडर्मस है। beneath the basement membrane is a thin layer of connective tissue fibers and cells। और यहाँ पर आप लोअर देखें तो ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे, और इसमें जो है वो फाइबर्स भी मौजूद है। एपिडर्मल सेल एक्सपोज्ड एट द सरफेस ऑफ द एनिमल में पोजेस सीलिया, और बॉडी के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सीलिया भी हो सकते हैं। द एपिडर्मस ऑफ सम इन्वर्टिब्रेट आल्सो कंटेन ग्लैंडुलर सेल, और इन्वर्टिब्रेट की स्किन के ऊपर भी ग्लैंडुलर सेल होते हैं विच सक्रीट एन ओवरलाइंग नॉन सेलुलर मटेरियल, और वो भी एक मटेरियल रिलीज करते हैं दैट एनकेसेस पार्ट और मोस्ट ऑफ द एनिमल, जो बॉडी को एनकेस करता है, छुपा के रखता है। सम इन्वर्टिब्रेट पोजेसेस क्यूटिकल, कुछ इन्वर्टिब्रेट के ऊपर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल का मतलब भी स्किन ही है, ये
हाईली वेरिएबल स्ट्रक्चर है, ये ज्यादातर इंसेक्ट्स में देखा गया है। और फॉर एग्जांपल इन सम एनिमल लाइक रोटीफेरा इज अ माइनर फाइलम. Cuticle are thin and elastic, whereas in other crustacean, arachnid और insect, ये crustacean, arachnid और insect, ये तीनों आर्थ्रोपोड के सब फाइलम है। इनके ऊपर क्यूटिकल बड़ी थिक होती है एंड रिजिड और सपोर्ट द बॉडी, और ये इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर एक बड़ी थिक एक्सोस्केलेटन है या क्यूटिकल है। सच क्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। तो इसकी कंपोजिशन याद रखनी है, इसकी कंपोजिशन समटाइम पूछी भी होती है कि क्यूटिकल की कंपोजिशन क्या है, तो ये काइटिन और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है और रिजिड प्लेट की सूरत में है दैट अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लिंक्स टुगेदर। डिसएडवांटेज ऑफ क्यूटिकल इज दैट, क्यूटिकल का नुकसान क्या है कि ये एनिमल जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि क्यूटिकल को ग्रो होने में डिफिकल्टी है, तो दैट इज एनिमल का साइज जो है वो इसमें इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द इनवर्टिब्रेट फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड पीरियोडिकली, इस वजह से आर्थ्रोपोड अपनी जिंदगी में एक खास टाइम पीरियड के बाद उस एक्सोस्केलेटन को उतारते हैं। दे पीरियोडिकली शेड द ओल्ड क्यूटिकल इन अ प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग और एक्डाइसिस। ये याद रखना है कि वो प्रोसेस जिसमें आर्थ्रोपोड अपनी बॉडी के ऊपर से क्यूटिकल को उतार दें, उसको कहते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्टिंग या एक्डाइसिस। और मोल्टिंग या एक्डाइसिस को हार्मोन कंट्रोल करता है जिसको कहते हैं एक्डाइसोन हार्मोन, दैट इज वाई इसको एक्डाइसिस कहा गया है। अच्छा, आगे नाइडेरिया की वो बात कर रहा है। नाइडेरिया एक फाइलम है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का, जिसमें हाइड्रा आता है। द एपिडर्मिस इज ओनली अ फ्यू लेयर थिक, इसकी एपिडर्मिस बहुत बारीक होती है, क्योंकि अदर नाइडेरियन जैसे कोरल है हैव म्यूकस ग्लैंड दैट सेक्रीट अ कैल्शियम कार्बोनेट शेल। तो ये भी आपने याद रखना है कि कुछ नाइडेरियंस में जैसे कोरल हो गया, वो अपने ऊपर एक शेल बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। द आउटर कवरिंग ऑफ पैरासिटिक फ्लूक, और कुछ फ्लूक है, फ्लूक फ्लैट वॉर्म्स को कहते हैं, ये भी अपने ऊपर कवरिंग रखते हैं। एंड टेप वॉर्म इज अ कॉम्प्लेक्स सिंशियम। अब ये कॉम्प्लेक्स सिंशियम जो है ना, इसके बारे में भी एक पेपर में पूछा गया था। ये होती है सिंशियम कहते हैं एक मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ टेगुमेंट जो कवर करती है। इट्स मेन फंक्शन आर न्यूट्रिएंट इंजेक्शन, इससे न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं बॉडी में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाइजेशन बाय होस्ट एंजाइम। और ऐसे ना हो कि ये फ्लूक जो है ना, ये पैरासाइट होते हैं जिस होस्ट के अंदर रहते हैं, ये अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेते हैं जिसको टेगुमेंट कहते हैं, ताकि होस्ट के थ्रू वो खाए ना जाए। नीमाटोड और एनिलिड जो है, इनकी भी एपिडर्मिस वन सेल थिक होती है और मल्टीलेड क्यूटिकल होती है। The integument of echinoderm consists of thin, usually ciliated epidermis. Echinoderm जो है वो स्टारफिश वाला फाइलम है, ये इनके ऊपर एपिडर्मिस जो है वो सिलिएटेड है। एकाइनो का मतलब ही होता है स्पाइनी और डर्म मीन स्किन। स्पाइनी स्किन वाले जो है वो अपने ऊपर सिलिएटेड उनका एपिडर्मिस होता है, और इनकी स्पाइनी टाइप कांटेदार स्किन लगती है, एंड एन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डर्मस कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन है। आर्थ्रोपोड हैव मोस्ट, आर्थ्रोपोड जो है, जो सबसे बड़ा फाइलम हम कह रहे हैं, हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट इंटेगुमेंट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनवर्टिब्रेट्स में सबसे कॉम्प्लेक्स इंटेगुमेंट किसकी है, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोड की, क्योंकि आर्थ्रोपोड के मेंबर ज्यादा मौजूद हैं। और आर्थ्रोपोड एक ऐसा फाइलम है जिसके मेंबर काफी हैबिटेट्स में रहते हैं। मीन कि ये वाटर्स के अंदर भी है, ये जो आपके आर्कटिक है बर्फानी इलाके उनमें भी है, ये गर्म इलाकों में भी है, डेजर्ट के भी इंसेक्ट हैं, टेम्परेट रीजन्स के भी हैं, ट्रॉपिकल के भी हैं, ग्रासलैंड के भी हैं। इसलिए ये जो आर्थ्रोपोड है, इनकी इंटेगुमेंट बड़ी कॉम्प्लेक्स है और बड़ी डाइवर्स है। इन पार्ट बिकॉज देयर इंटेगुमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सोस्केलेटन, इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनके इंटेगुमेंट को एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है और वो एक्सोस्केलेटन के तौर पर भी बिहेव करती है। देन है जी, यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं स्किन के, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये जो सबसे ऊपर है ये बना हुआ है जी क्यूटिकल। क्यूटिकल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये होती है इंसेक्ट्स में। द क्यूटिकल ऑफ अ क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन इज अ सब फाइलम ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। और क्यूटिकल में आते हैं ये आपका जो है ना, आपके एनिमल सी एनिमल होते हैं जिनमें क्रैब आता है, प्रॉन आता है, ये क्रस्टेशियन है। इनकी क्यूटिकल इस तरह की होती है कि उसमें एपिडर्मिस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर आप देख रहे हैं
कि अनकैल्सिफाइड लेयर, फिर कैल्सिफाइड और फिर एपिक्यूटिकल पिगमेंटेड लेयर, इस सारे को मिलाकर एंडोक्यूटिकल या प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं, जो काफी थिक है, इनमें कैल्शियम भी है, किसी में नहीं है। तो ये वो चीज है जिसको इंसेक्ट उतार भी सकते हैं, प्रोक्यूटिकल को। ये जो है, ये सेकंड बी पर जो दिखाई हुई है, ये इंसेक्ट की स्किन है, ये वाली। इसमें आप देख रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मिस, उसके ऊपर एंडोक्यूटिकल, फिर उसके ऊपर एक्सो और फिर उसके ऊपर एपी। एपी इज अबव। ये एपी, एक्सो और एंडो को मिलाकर प्रोक्यूटिकल कहते हैं। तो इंसेक्ट भी इसको जो है वो शेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जॉलेस फिश की स्किन आपको दिखाई गई है, जिसके बारे में उसने आपको बताया है कि ये एक बहुत थिन होती है और इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। जो इसमें इसमें आपको वो दिखा रहा है लेम्प्रे की। लेम्प्रे एक एंशियंट फिशेस का ग्रुप है, एग्नेथा जिसको कहते हैं। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मस है और इसमें ग्लैंडुलर सेल भी हैं जो कि म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, और फैट स्टोरेज सेल्स भी हैं हाइपोडर्मस में। तो आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे फैट सेल, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ग्रेन्यूल सेल, फिर लार्ज म्यूकस सेल, फिर स्मॉल म्यूकस सेल और फिर क्यूटिकल। तो ये आपकी जॉलेस फिशेस की स्किन है। फिर यहाँ पर है कार्टिलेजिनस फिश की स्किन। तो आप देखें कि इसकी डेंटिकल, जैसे उसने कहा ना कि उसमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो कि डेंटिकल लाइक होते हैं। तो शार्क इज एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस। तो देख रहे हैं आपकी शार्क स्किन कंटेन टूथ लाइक डेंटिकल, और ये ऐसी लग रहा है जैसे दांत का स्ट्रक्चर हो, एंड बिकम एक्सपोज थ्रू लॉस ऑफ एपिडर्मल कवरिंग, द स्किन इज अदरवाइज फिश लाइक इन स्ट्रक्चर। ये एक्सपोज इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एपिडर्मल कवरिंग नहीं है। वो कहते हैं कि स्किन इसकी वैसे फिश लाइक ही स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसमें कंपैक्ट डर्मस, फिर उसके ऊपर लूज डर्मस, फिर पिगमेंट सेल, फिर एपिडर्मस, फिर ये डेंटिकल जो है, इनमें पल्प भी है, डेंटाइन एनेमल। तो बिल्कुल ये आपकी टूथ लाइक स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रेट के दांत के साथ काफी हद तक मिलता जुलता है। फिर है जी स्किन ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, फ्रॉग, सैलामेंडर, न्यूट वगैरह। एम्फीबियन स्किन कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मस। तो ये भी आपने याद रखना है, एम्फीबियन की स्किन के ऊपर होता है स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मस। ये तरह ऊपर एक जगह पर बात आई थी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, तो इसको याद रखिएगा। एंड अ डर्मस containing mucus and serous gland plus pigmentation cell। तो जो एम्फीबियन की स्किन है ना, उसमें म्यूकस सेल भी है, उसमें सेरस ग्लैंड भी है, और बट जो एम्फीबियन है, क्योंकि इनकी स्किन आपको पता है कलर्ड होती है, जैसे फ्रॉग है तो उसकी ग्रीन होती है। अगर वो हम उसकी बात करें सैलामेंडर की, तो वो आपको पता है कलर चेंज भी करता है, और वो बड़े ब्राइट कलर्स में, रेड और ऑरेंज और ग्रीन, ब्लू, हर कलर में सैलामेंडर पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसकी स्किन में पिगमेंट सेल भी मौजूद है जो उसको मुख्तलिफ कलर देते हैं। फाइलोजेनेटिकली का मतलब है कि अगर हम इसके एंसेस्टर्स की बात करें, एम्फीबियंस आर ट्रांजिशन बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। तो एम्फीबियन एक दरमियाना ग्रुप है खुश्की पर रहने वाले और पानी में रहने वाले जानवरों का। द अर्लीस्ट एम्फीबियन, सबसे पहला एम्फीबियन जो था, उसकी बॉडी के ऊपर डर्मल बोन स्केल से बिल्कुल फिश की तरह, क्योंकि फिशेस से ही एम्फीबियन इवॉल्व हुए हैं। तो जिस तरह आपने फिश के अंदर देखा है कि डर्मल बोन स्केल है, तो अर्लीस्ट एम्फीबियन के ऊपर भी इसी तरह थे। थ्री प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट आर डेजिकेशन। तो खुश्की पर आने के बाद उनको 3 मसाइल का सामना हुआ, जिनमें पानी की कमी यानी डेजिकेशन, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और फिजिकल एब्रेशन। तो अल्ट्रावायलेट लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है जमीन पर, और फिजिकल यानी कि किसी चीज के साथ टकराव हो जाना या तूफान का शिकार हो जाना। ड्यूरिंग एम्फीबियन एवोल्यूशन, जब एम्फीबियन इवॉल्व कर रहे थे, तो कैराटिन प्रोडक्शन इंक्रीज इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन सेल। तो एम्फीबियन की ऊपर वाली लेयर में कैराटिन प्रोटीन बहुत ज्यादा मौजूद है। कैराटिन इज अ टफ impermeable protein that protect the skin in the physically abrasive rigorous terrestrial environment। कैराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी स्किन को महफूज रखता है फिजिकल डैमेज और एक रिगोरस जो एनवायरनमेंट है, एक खुश्की वाली जो एक डेडिकेशन वाली एनवायरनमेंट है, उससे महफूज रखता है। आप लोगों के नाखूनों और बालों में जो है वो कैराटिन प्रोटीन है, और कैराटिन प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ये इनसॉल्युबल होता है किसी भी एक्वस मीडिया में। The increased keratin in the skin also protect the cell, especially their nuclear material from ultraviolet light। तो अगर एम्फीबियन की बॉडी पर कैराटिन ज्यादा है तो वो उसके लिए फायदा है, क्योंकि वो उसको मजीद प्रोटेक्ट करती है, उसके न्यूक्लियर मटेरियल को भी। द म्यूकस दैट म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूस, म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस हेल्प प्रिवेंट डेजिकेशन। उसकी वजह से उस फ्रॉग को पानी की कमी का सामना नहीं होता, या एम्फीबियन को
फैसिलिटी, और वो जब नमी वाली उसकी स्किन होती है ना, तो उसके अंदर से गैसेस भी बड़ी आसानी से डिफ्यूज आउट होती हैं। व्हेन द स्किन इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अगर एम्फीबियन स्किन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल करें, तो उनके अंदर जो स्किन का मॉइस्चर है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है, एंड मेक्स द बॉडी स्लिमी, और वो उनकी बॉडी को स्लिमी और नमी वाला बना कर रखता है, विच फैसिलिटेट एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर से भी बचते हैं। तो यहाँ पर मैं रेस्पिरेशन की, क्योंकि इसने बात की है, तो वो मैं आपको बता दूं कि फ्रॉग के अंदर 3 टाइप्स की रेस्पिरेशन देखी गई है। एक उसके अंदर होती है बक्कल रेस्पिरेशन यानी माउथ के थ्रू, एक उसके अंदर होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी स्किन के थ्रू, और एक उसके अंदर होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू। तो ये 3 तरह की रेस्पिरेशन फ्रॉग में स्पेशली देखी गई है। ठीक है। विद इन द डर्मस ऑफ सम एम्फीबियन, एम्फीबियन की स्किन के अंदर आर पॉइजन ग्लैंड, तो एम्फीबियन की स्किन में कोई जहरीले मादे रिलीज करने वाले ग्लैंड भी हैं, जिनकी वजह से उनका टेस्ट अनप्लेजेंट हो जाता है, वो टॉक्सिक फ्लूइड पैदा करते हैं प्रेडेटर को डिट्रैक्ट करने के लिए। सेंसरी नर्व पेनिट्रेट द एपिडर्मस, और सेंसरी नर्व उसकी एपिडर्मस में धंसती चली जाती है एज फ्री नर्व एंडिंग। इंटरेस्टिंगली द वार्ट्स, वार्ट्स कहते हैं जो एक पैचेस बने हुए ना टोड की, टोड जो है ना ये एम्फीबियन है, ये भी, इसमें फ्रॉग और टोड में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो टोड की स्किन के ऊपर जो है वो वार्ट्स यानी पैचेस बने हुए होते हैं, सीम टू बी स्पेशलाइज सेंसरी, तो वार्ट वो बड़े सेंसरी होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रेप्टाइल की तरफ अगर चले, तो रेप्टाइल की स्किन बिल्कुल ड्राई और खुश्क होती है एज कम्पेयर टू एम्फीबियन, क्योंकि reptile totally dry land पर रहता है। The skin of reptile reflect their greater commitment to a terrestrial existence. The outer layer of the epidermis, अच्छा ये यहाँ पर एक नाम उसने लिया है, ये आपने जरूर याद रखना है। एपिडर्मस की सबसे ऊपर लेयर को कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम ये पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में कि व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मस, तो आप कहेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम। अगर ये थिक होती है रेप्टाइल में, इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होते, एंड मॉडिफाइड इनटू, और इसके अंदर और भी ज्यादा कैराटिन होता है एम्फीबियन से भी, और थिक स्केल्स होते हैं, जैसे कि सांप हो गया, सांप के ऊपर आपको पता है स्केल्स होते हैं। टर्टल कछुआ हो गया, कछुए की ऊपर वाली जो सरफेस है वो बहुत हार्ड होती है, जो उसका डॉर्सल प्लेट है। बीक्स, और जो कछुए की बीक, और रेटल्स ऑन स्नेक, और स्नेक के जो भी ऊपर उसके स्ट्रक्चर है, और उसके क्लॉज जो इनके रेप्टाइल के पंजे होते हैं, प्लेक्स, और उनकी जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इनके हेड से, और स्पाइनी क्रेस्ट ऑन द अदर रेप्टाइल, और इनके कुछ रेप्टाइल के ऊपर से ऐसे ऐसे खुरदरे से मतलब स्ट्रक्चर निकले होते हैं जो दूर से बड़े ड्राई ड्राई लगते हैं। दिस थिक केराटिनाइज्ड लेयर रेजिस्ट एब्रेशन, इनहिबिट डिहाइड्रेशन एंड प्रोटेक्ट लाइक अ सूट ऑफ आर्मर। तो ये बिल्कुल जैसे एक हथियार इनके पास है ना, इनकी स्किन वो एक हथियार के तौर पर काम करती है, और वो उनको प्रोटेक्ट करती है खुश्की से भी, और जो है एब्रेशन से भी ड्यूरिंग शेडिंग। और रेप्टाइल की भी ये है, कोई हैबिट है कि ये अपनी जिल्द को उतार देते हैं कुछ रेप्टाइल, और उसको भी मोल्टिंग कहते हैं, फॉर एग्जांपल स्नेक और लिजर्ड। द ओल्ड आउटर लेयर सेपरेट फ्रॉम न्यूली फॉर्म्ड एपिडर्मस, तो वो ऊपर वाली लेयर एपिडर्मस से उतर जाती है। डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स, और इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है बाय डिफ्यूजन, उसकी वजह से ये सेपरेशन होती है कि ऊपर वाली लेयर अलग हो जाती है, क्योंकि वो फ्लूइड की डिफ्यूजन की वजह से। तो ये स्किन की बात की है। यहाँ पर नीचे आप देखें कि स्किन ऑफ बोनी फिश इसने आपको दिखाई हुई है, बोनी फिश की एग्जांपल उसने दी है टिलियोस्ट। द स्किन ऑफ अ टिपिकल बोनी फिश हैज ओवरलैपिंग स्केल्स, आप देख रहे हैं कि इसके बड़े स्केल्स हैं। टू आर शोन हेयर, द स्केल्स आर लेयर्स ऑफ कोलेजनस फाइबर, और इसके स्केल जो है वो कोलेजन प्रोटीन की फाइबर्स के बने हुए हैं। और ये देखिए कि इसमें हाइपोडर्मस है, डर्मस, एपिडर्मस, और सबसे ऊपर डर्मल स्केल है। उसके बाद अगर आप इधर आए तो ये रेप्टाइल की स्किन है। ठीक है जी, रेप्टाइल की स्किन है। रेप्टाइल की स्किन के बारे में से कहा है कि बड़ी थिक, बड़ी कैराटिनाइज्ड, नो म्यूकस ग्लैंड, नो पॉइजनस ग्लैंड, नो स्लिमी स्किन। तो इसमें आप देखिए कि डर्मस और एपिडर्मस है, तो एपिडर्मस की सबसे ऊपर वाली लेयर को कहते हैं जी स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी लेयर को कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, और तीसरी लेयर को कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटियम। और फिर डर्मस आ जाता है। डर्मस में फिर जो है वो लूज फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, डेंस फाइबर्स हैं, पिगमेंट लेयर है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो इसको कलर देती है। लिजर्ड स्किन हैज हेवीली केराटिनाइज्ड स्केल। लिजर्ड की स्किन के ऊपर बड़े थिक स्केल्स होते हैं,
जो कि रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक है, और इनकी बड़ी ड्राई हार्ड स्किन होती है। नोटिस द एब्सेंस ऑफ इंटेगुमेंट्री ग्लैंड, लेकिन ये नोटिस रखिएगा कि इनके ऊपर ग्लैंड नहीं होते, जिसकी वजह से रेप्टिलियन स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बिकॉज ऑफ नो ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और स्किन के स्ट्रक्चर जिसमें दिखाए हुए हैं। ये देखिए, ये स्किन है एम्फीबियन की। एम्फीबियन आपके हैं फ्रॉग, सैलामेंडर, न्यूट। तो इसके बारे में उसने कहा था कि एम्फीबियन की स्किन बड़ी स्लिमी, बड़ी मॉइस्ट, बड़ी मॉइस्चर वाली होती है। तो फ्रॉग स्किन के ऊपर स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस है एंड सेवरल टाइप ऑफ ग्लैंड भी इसके अंदर मौजूद है, और इसकी पिगमेंट लेयर जो है अपर पार्ट के ऊपर है, जो फ्रॉग को ग्रीन कलर देती है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन सी लेयर है, ये पिगमेंट लेयर है जो डर्मस के अंदर है, जो इसकी फ्रॉग की स्किन को ग्रीन कलर देती है। तो आप देखें कि इसके अंदर एपिडर्मस जो है उसमें पिगमेंट सेल है, फिर डर्मस के अंदर पिगमेंट लेयर है, फिर बेसल मेम्ब्रेन है, फिर म्यूकस ग्लैंड भी है जो कि इसको नमी वाला रखते हैं, फिर सिरस ग्लैंड है, फिर लूज फाइबर और डेंस फाइबर हैं जो कि उसको एक रिजिडिटी, इलास्टिसिटी दे रहे हैं। तो ये है। फिर बर्ड जो है, द स्किन ऑफ बर्ड शो मैनी टिपिकली रेप्टिलियन फीचर। तो क्योंकि ये कहा जाता है कि बर्ड जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, और मैमल भी रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। मतलब ये इस तरह चलता है कि birds are evolved from reptile, and it does not mean that we are evolved from birds. We are also evolved from a different branch of reptile. तो इसलिए ये कहा जाता है कि बर्ड और रेप्टाइल के काफी फीचर आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड यहाँ पर मैं लिखती हूँ जो कि अक्सर पूछा गया होता है कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक। जैसे मैंने आपके ग्रुप में शायद कनेक्टिंग लिंक भेजे हुए थे, तो उसमें कनेक्टिंग लिंक लिखा हुआ होगा आर्कियोप्ट्रिक्स। आर्कियोप्ट्रिक्स, आर्कियोप्ट्रिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। ये एक ऐसा आर्कियोप्ट्रिक्स, एक ऐसा फोसिल है जिसको सबसे पहले देखा गया, और ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ था, और ये बर्ड लाइक लग रहा था। तो ये इसको एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। और ये इसकी शेप और इसकी शक्ल जो क्रो लाइक थी, तो जिसकी वजह से इसको कहा गया कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, और इनके अंदर काफी फीचर भी ऐसे हैं। वो हम फीचर भी देखते हैं कि वो कौन से ऐसे फीचर हैं जो कि उसके रेप्टाइल लाइक हैं, बर्ड्स के। द ओनली एपिडर्मल ग्लैंड ऑफ बर्ड इज अ यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मुझसे भी एक दफा किया गया कि यूरोपाइजियल, आप खुद देख लें, यूरोपाइजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड, ये बर्ड्स के अंदर मौजूदा ग्लैंड होते हैं स्किन में। यहाँ पर मैं आपको इसका फंक्शन बताती चलूं कि यूरोपाइजियल या प्रीन ग्लैंड जो है, ये एक ऑयल रिलीज करते हैं बर्ड्स की फेदर के अंदर, ताकि उसकी लुब्रिकेशन होती रहे उसके फेदर्स की, वो ड्राई ना हो जाए। तो ये एक ऑयल रिलीज करते हैं। तो ये एक ही ग्लैंड के दो नाम है, यूरोपाइजियल या प्रीन ग्लैंड। ओवर मोस्ट ऑफ द बर्ड बॉडी एपिडर्मस इज यूजुअली थिन। बर्ड्स की एपिडर्मस भी थिन होती है, एंड ओनली 2 और 3 सेल लेयर थिक। इंडीड द टर्म थिन स्किन्ड, तो इनको थिन स्किन्ड कहा जाता है, समटाइम अप्लाइड फिगुरेटिवली टू ह्यूमंस, इज लिटरल व्हेन अप्लाइड टू बर्ड्स। तो इसको बर्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। द आउटर केराटिनाइज लेयर इज ऑफन क्वाइट सॉफ्ट, लेकिन परिंदों की स्किन उसके बावजूद बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे आप अगर परिंदों के पाँव देख लें, जो आपके घरों में अगर कोई पैरट हो गया, या मुर्गी हो गई, या जो भी परिंदे हैं, कबूतर हो गया, तो अगर आप उसके फीट पर उसकी स्किन देखें तो बड़ी नरम किस्म की, लचकदार सी होती है। द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन फेदर्स। तो ये बर्ड की एपिडर्मिस का सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा जो है ना, वो फेदर्स है, क्योंकि फेदर्स बर्ड्स के अंदर सिर्फ बन रहे हैं। फेदर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्केल्स ऑफ रेप्टिलियन एंसेस्टर। तो यहाँ पर आप देखें कि रेप्टिल, क्योंकि बर्ड्स रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, तो रेप्टाइल के अंदर तो स्केल्स होते हैं, तो ये कहा जाता है कि फेदर उन्हीं स्केल से इवॉल्व हुए हैं, एंड आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द वर्टिब्रेट स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये कहा जाता है कि ये बहुत पेचीदा किस्म के स्ट्रक्चर है फेदर ऑफ द वर्टिब्रेट स्ट्रेटम कॉर्नियम। वर्टिब्रेट की जो स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सबसे ऊपर लेयर है एपिडर्मिस की, उसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये फेदर। द डर्मस ऑफ बर्ड इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ रेप्टाइल। और बर्ड की डर्मस है वो रेप्टाइल की तरह है, जिसके अंदर ब्लड है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, एपिडर्मली डिराइव्ड सेंसिटरी बॉडीज हैं, एयर स्पेसेस हैं, दैट आर अ पार्ट ऑफ द एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटेंड इनटू द डर्मस। तो एवीज का रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना फैला हुआ है इसकी बॉडी में कि वो डर्मस तक आ रहा होता है, क्योंकि डर्मस इसकी बड़ी
वेल डेवलप है। द एयर स्पेसेस आर इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन, तो वो उसकी एयर स्पेसेस उसमें से हीट को रिलीज करती हैं। एसोसिएटेड विद द फेदर्स एंड देयर नॉर्मल फंक्शनिंग इज एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड एरे ऑफ डर्मल स्मूथ मसल फाइबर, और स्किन के अंदर उसके मसल फाइबर जो है स्मूथ, वो उसकी पोजीशन ऑफ फेदर को कंट्रोल करते हैं कि किस जगह पर कौन सा फेदर होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये बर्ड की स्किन है जिसमें इलास्टिक फाइबर है, फिर ऊपर आप देखें कोलेजन फाइबर है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ऊपर जर्मिनल स्टेटम जर्मिनेटिवम और स्टेटम कॉर्नियम। बर्ड हैज रिलेटिवली सॉफ्ट स्किन एंड थिन एपिडर्मस विद नो एपिडर्मल ग्लैंड। एपिडर्मल ग्लैंड नहीं होते इसमें, जबकि यहाँ पर से कहा है कि सिर्फ एक एपिडर्मल ग्लैंड है, यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड, बाकी नहीं होते इतने। और ये भी समटाइम कहा जाता है कि ये टेल वाली साइड पर होता है ग्लैंड। फेदर पोजीशन इज इंपॉर्टेंट इन थर्मो रेगुलेशन, तो ये आपने याद रखना है कि बर्ड्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन में उसके फेदर की पोजीशन बहुत अहमियत की हामिल है। फ्लाइंग के अंदर भी बहुत अहमियत की हामिल है और बिहेवियर के अंदर भी। एक्वेटिक बर्ड्स में आल्सो हैव फैट डिपॉजिट्स इन द हाइपोडर्मल लेयर। पानी में रहने वाले परिंदों की हाइपोडर्मल लेयर में फैट्स भी स्टोर हुई भी होती हैं, जो उड़ने के दौरान उसकी बॉडी को एनर्जी देती हैं और उसको इंसुलेट करती हैं। आगे स्किन ऑफ मैमल को हम देख लेते हैं। आप लोग जो हैं, आप लोगों की स्किन बड़ी वेल डेवलप है, आपकी स्किन में ग्लैंड्स भी हैं। द नोटेबल फीचर ऑफ मेमेलियन स्किन आर हेयर। आपकी स्किन में बहुत सारे फीचर हैं, जैसे हेयर्स भी मौजूद है। आपकी स्किन के अंदर ग्रेट वैरायटी ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड भी है, किसी भी वर्टिब्रेट क्लास में इतनी वैरायटी ग्लैंड्स की नहीं है। उसके अलावा आपकी स्किन में हाईली स्ट्रेटिफाइड कॉर्निफाइड एपिडर्मस है आपकी, और उसके नीचे जो लोअर डर्मस है, अडर्मन मैनी टाइम्स थिक देन एपिडर्मस, और आपकी डर्मस कई दर्जे थिक है एपिडर्मस के मुकाबले में। द एपिडर्मस ऑफ मेमेलियन स्किन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये भी आपने याद रखना है कि मैमल की स्किन की जो एपिडर्मस है वो किस चीज की बनी हुई है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स। ये जी एक मैमल की स्किन है। इसका स्ट्रक्चर हम कहीं और पे देखते हैं डिटेल में, तो देखेंगे कि सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है स्किन का वो मैमल का है। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं, ये है जी स्किन का स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि आपकी स्किन में क्या क्या चीजें हैं। आपकी स्किन में नर्व फाइबर्स, आपकी स्किन में एडिपोज टिश्यू, आपकी स्किन की सबसे अंदर वाली सतह हाइपो कहलाती है, उसके दरमियान वाली डर्मस जो सबसे थिक है, और सबसे ऊपर एपिडर्मस, और फिर उसके ऊपर हेयर शैफ्ट भी मौजूद है। आपकी स्किन में सिबेशियस ग्लैंड भी मौजूद है। आपकी स्किन में स्वेट पोर्स भी मौजूद है। ठीक है, और अगर इधर चलें, यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर भी देखते हैं, पेपिला भी है, ब्लड वेसल्स है, एरेक्टर पिल्लाई मसल है, डक्ट है, और सुडोरी फेरस ग्लैंड भी है। तो आप देखें कि आपकी स्किन बाकियों के मुकाबले में काफी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें काफी वैरायटी के ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हैं, लेयर्स हैं, एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, तो ये है मैमल की स्किन। उसके बारे में कहते हैं कि रैपिड सेल डिवीजन इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मस पुश सेल टुवर्ड द सरफेस ऑफ द स्किन। एपिडर्मस के बिल्कुल अंदर सेल डिवीजन होती है जो माइटोसिस के जरिए होती है, तो उसके बाद आपकी स्किन के सेल ऊपर आते हैं। एज सेल प्रोग्रेस टुवर्ड द सरफेस दे डाई एंड बिकम कैराटिनाइज, तो ऊपर आने के बाद वो सेल मर कर एक मोटी सी तह बनाते हैं जिसको कैराटिनाइज लेयर कहते हैं, जिसमें प्रोटीन कैराटिन है। कैराटिनाइज सेल मेक अप द आउटर स्किन लेयर कॉल्ड द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये भी आपने याद रखना है कि आपकी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसको कौन बना रहा है, उसको बना रहा है जी स्ट्रेटम कॉर्नियम आपकी ऊपर वाली लेयर में है, और वो कैराटिनाइज्ड सेल्स की बनी हुई है, और कैराटिन बनाता है। बिकॉज कैराटिन इज यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये कैराटिन पानी में हल नहीं होता, इसकी वजह से आपकी स्टेटम कॉर्नियम डिसॉल्व नहीं होती, एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये सबसे पहली, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मैनी टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आपको सबसे पहले आपकी स्किन महफूज रख रही है किसी भी जहरीले मादे से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकंड नंबर पर फिर आपके अंदर अगर कोई चीज एंटर हो जाती है तो फिर आपके अंदर इम्यून सिस्टम या वट एवर जो भी चीजें हैं वो आपको बचाती हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन आपकी स्किन है। द प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द एवोल्यूशनरी रीजन।
तो क्योंकि मैमल ने ये एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन जो है ना वो कर ली है कि वो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी वजह से जो मैमल है वो कॉलोनाइज हो रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऊपर। द थिकेस्ट पोर्शन ऑफ मैमेलियन स्किन इज कंपोज्ड ऑफ डर्मस। तो डर्मस ही इसकी थिकेस्ट लेयर है और डर्मस मोस्टली थिकेस्ट देखी गई है सब के अंदर तकरीबन, which contain blood vessel, lymphatic vessel, nerve ending, hair follicle, small muscle and gland. A special tanning process make leather from the dermal layer of the mammalian skin. तो ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ सकता है कि जब किसी भी जानवर का या मैमल की स्किन को लेकर उसे चमड़ा बनाया जाए, टैनिंग कहते हैं चमड़ा रंगना। तो चमड़ा जब रंगा जाता है तो उसमें आपकी डर्मल लेयर ली जाती है। डर्मल लेयर मीन जो आपकी भेड़, बकरियां, आपके बड़े जानवर हैं, ऊंट हो गया, आपके रीछ हो गए, आपके जो भी मैमल है, इनकी स्किन की डर्मल लेयर ली जाती है और उसको फिर रंगने के बाद उसको चमड़ा बनाया जाता है। द हाइपोडर्मस अंडरनीथ द डर्मस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑफ वर्टिब्रेट क्लासेस इन दैट इट कंटेन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। आप लोगों की हाइपोडर्मस बाकियों से मुख्तलिफ है, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है और आपकी हाइपोडर्मस में स्केलेटल मसल भी है। एडिपोज टिश्यू का काम है फैट्स को स्टोर करना एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, और ये आपको हीट प्रोवाइड करती है ठंडी एनवायरनमेंट में। और आपके जो स्केलेटल मसल है वो आपकी स्किन को अलाउ करते हैं कि वो मूव करे इंडिपेंडेंटली। ब्लड वेसल आपकी हाइपोडर्मस को और डर्मस आर एब्सेंट फ्रॉम द एपिडर्मस। आपकी खून की जो नालियां हैं वो आपके हाइपोडर्मस में भी हैं और डर्मस में भी, लेकिन एपिडर्मस में इतनी नहीं है। In human and a few other mammal, for example horses, the skin regulate body temperature. तो humans और बाकी कुछ एनिमल है उनकी स्किन जो है वो थर्मोरेगुलेटरी है by opening and closing sweat pores, क्योंकि आपके जो पसीने वाले पोर्स हैं जिसको आप परस्पायरेशन या स्वेटिंग कहते हैं वो आपको काफी मदद करते हैं थर्मोरेगुलेशन में। द स्किन स्क्रीन्स आउट एक्सेसिव हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, और आपकी स्किन जो है ये बड़ी फायदेमंद है कि अगर आपकी स्किन पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ती भी है तो आपकी स्किन हार्मफुल रेडिएशंस को फिल्टर करती है, बट इट आल्सो लेट इन सम नेसेसरी रेज दैट कन्वर्ट अ केमिकल इन द स्किन इनटू विटामिन डी। और आपकी स्किन ही वो स्ट्रक्चर है जो आपकी सन रेज को आपकी स्किन में डालकर केमिकल बनाती है विटामिन डी। द स्किन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। स्किन एक सेंस ऑर्गन भी है जिसके अंदर पेन रिसेप्टर भी है, हीट, कोल्ड, प्रेशर, टच और पेन, और इसकी नर्व एंडिंग्स जो है वो काफी डीप जा रही हैं, पोटेंशियली हार्मफुल फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। द स्किन ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल कंटेन सेवरल टाइप ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड आपके अंदर बहुत वसी है जिनमें सुडोरी फेरस ग्लैंड, सुडोरी का वर्ड लैटिन का है जिसका मतलब स्वेट है, ऑल्सो कॉल्ड स्वेट ग्लैंड। अच्छा, सुडोरी का ही दूसरा नाम स्वेट ग्लैंड है। ये आपकी बॉडी के ज्यादातर हिस्सों पर होते हैं। दीज ग्लैंड सेक्रीट स्वेट बाय प्रोसेस कॉल्ड परस्पायरेशन। आपको पसीना आने का अमल परस्पायरेशन कहलाता है, जिसका मतलब है पर मीन थ्रू, स्पायरेशन मीन टू ब्रीथ, जिसमें आप स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। परस्पायरेशन हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस लार्जली बाय द कूलिंग इफेक्ट। तो होता क्या है कि जब आपको पसीना आता है तो आपकी बॉडी से एवापोरेशन हो रही होती है, जिसके नतीजे में आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इन सम मैमल सर्टेन स्वेट ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस फेरामोन। इंसानों के अलावा जो दूसरे मैमल हैं वो एक मादा रिलीज करते हैं फेरामोन। ये फेरामोन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी आपको आ सकती है पेपर में। फेरामोन एक ऐसा मादा होता है जो कि एनिमल सेक्रीट करते हैं अपने दूसरे मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और कोई बिहेवियर पैदा करने के लिए। तो ये आपने याद रखना है फेरामोन के बारे में। सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड इनको कहा जाता है, और सिंपल ग्लैंड जो कि आपको पता है आपकी स्किन के अंदर और आपके बालों में आप कुछ टाइम अगर उनको वॉश ना करें तो आपकी स्किन ऑयली ऑयली सी हो जाती है और आपके बालों में भी एक ऑयल सा आ जाता है। वो इन सिबम सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से आता है। दे लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट। ये क्यों रिलीज होते हैं? ताकि आपकी स्किन और आपके स्कैल्प जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जाए, जिसको आप सिबम कहते हैं। सिबम इज अ परमिएबिलिटी बैरियर एंड एमोलेंट। एमोलेंट होता है स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट एंड अ प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। सिबम कैन आल्सो एक्ट एज अ फेरामोन। तो सिबम भी एज अ फेरामोन बिहेव कर सकता है। इसकी स्मेल से आपसे चीजें दूर भागती हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए या कुछ। Mammalian skin is due either to pigment or to anatomical structure that absorb or reflect light. तो mammalian की स्किन जो है
पिगमेंट्स की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। पिगमेंट फॉर एग्जांपल मेलानिन इन द ह्यूमन स्किन, ये आपने याद रखना है। आपकी स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट है जो आपकी स्किन को कलर देता है। अगर मेलानिन ज्यादा होगा तो आपका कलर डार्क होता है, अगर मेलानिन कम होगा तो आपका कलर फेयर होता है। आर विद इन द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल लेयर ऑन हेयर और स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड क्रोमेटोफोर, ये भी याद रखना है कि मेलानिन आपकी स्किन के अंदर मौजूदा सेल्स क्रोमेटोफोर में पड़ा होता है। सम स्किन कलर इज ड्यू टू कलर ऑफ ब्लड इन द, और ज्यादातर कलर आपके खून की नालियों में जो खून दौड़ रहा है उसकी वजह से भी होता है, जो कि आपके एपिडर्मिस से छलकता है। ब्राइट स्किन कलर इन विनोमस टॉक्सिक और बैड टेस्टिंग एनिमल मेड डिटर पोटेंशियल प्रेडेटर, कुछ मैमल की स्किन के अंदर बड़े ब्राइट कलर्स होते हैं और वो जो है ना आपको बचाते हैं प्रेडेटर से। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। ठीक है, मैं हमने तकरीबन तमाम एनिमल की स्किन के ऊपर बात कर ली है। नेक्स्ट टाइम हम स्केलेटन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।